सुनील पांडे चैलेंजर स्टडी पॉइंट से। आप सब कैसे हैं? मैंने कहा था पिछले बार कि अब रोज के रोज प्रत्येक क्लास का वीडियो जाएगा और आज 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर की बारी है। आइए जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि देखो 11th क्लास जो होता है वह कहीं ना कहीं 12th के लिए एक नींव का काम करता है। जिस प्रकार से नींव के बिना छत अधूरा है, वैसे ही 11th क्लास के बिना 12th क्लास को बारीकी से समझना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में मैं 11th का अलजबरा शुरू कर रहा हूं और अलजबरा का पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या। हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर क्या है। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा पहले हम समझ लें। इसे बहुत प्रकार से आप कह सकते हो, जैसे परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्या बोलते हैं, ये भी कह सकते हो। लेकिन एक और तरीका है, वैसी संख्याएं जिसका वर्ग करने पर धनात्मक आता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। माने जिन संख्याओं का वर्ग करने पर धनात्मक आ जाए उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3 है, 3 का वर्ग कीजिएगा कितना आएगा, 9। प्लस में आ रहा है तो प्लस में आ रहा है तो यह क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर। यह आपका वास्तविक संख्या हुआ। ठीक उसी प्रकार -3 का स्क्वायर कीजिएगा क्या आएगा, प्लस में 9 आएगा, यह क्या हुआ, वास्तविक संख्या हुआ। इसी प्रकार से √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए यह रूट है, ये स्क्वायर है, तो रूट भी खत्म, स्क्वायर भी खत्म, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये सब प्लस में आ रहे हैं। तो वैसी संख्याएं जिन्हें वर्ग करने पर जिनका मान धनात्मक आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या आप क्या समझ रहे हैं इसके बारे में, कि अगर कोई भी संख्या की मैं बात बोल रहा हूँ, 2/3 का स्क्वायर 4/9 हो गया, या क्या आ गया, प्लस में आ गया, तो प्लस में आ गया तो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो जिसको स्क्वायर करने पर प्लस में आ जाए वे सभी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। और इसके बाद हम लोग को जानना है काल्पनिक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या रियल नंबर, और आप जानते हो कि रियल नंबर आपने समझ लिया है कि जिसका वर्ग करने पर धनात्मक आता है वो सब रियल नंबर है। फॉर एग्जांपल जैसे √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर कीजिएगा, रूट खत्म, 5 खत्म, कितना आ जाए, रूट खत्म, स्क्वायर खत्म, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये प्लस में आ रहा है इसलिए क्या है, वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि काल्पनिक संख्या क्या है। और काल्पनिक संख्या का मतलब समझते हैं कि क्या है। जैसे काल्पनिक संख्या जिसका वर्ग करने पर मान धनात्मक नहीं आता है, अर्थात ऋणात्मक आ जाता है। जिस संख्या का वर्ग करने पर मान ऋणात्मक आ जाता है उसे हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए रूट के भीतर स्क्वायर ऐसे है, रूट -3 का स्क्वायर है, तो रूट है ऊपर स्क्वायर है, तो रूट भी खत्म, स्क्वायर भी खत्म, क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो फिर -3 क्या हुआ, -3 आ गया। देखिए इसको स्क्वायर करने पर, ऐसे कोई आप पहले जो 10th क्लास में पढ़े हैं कि हाँ स्क्वायर करने पर मान धनात्मक आता है, ये कोई जोड़ी नहीं है। क्योंकि 10th तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना था, और इसमें जो है वास्तविक काल्पनिक दोनों के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ जो हम देख पा रहे हैं कि रूट के भीतर -3 है, तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा, रूट खत्म और स्क्वायर खत्म मिलाकर हो जाएगा -3 हो जाएगा। और आपने समझा कि जिसका वर्ग करने पर धनात्मक आ जाए वो क्या है, वास्तविक संख्या है, और जिसका वर्ग करने पर धनात्मक नहीं आया अर्थात ऋणात्मक आ जाए वो क्या है, काल्पनिक संख्या है। तो आपने वास्तविक और काल्पनिक में फर्क समझ लिया कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या जिसके स्क्वायर करने पर मान धनात्मक आ जाता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, और जिसका वर्ग करने पर मान ऋणात्मक आ जाता है उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। लेकिन हम लोग को पढ़ना ना वास्तविक है ना काल्पनिक है, हम लोग को तो पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर यह कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जानने के लिए, कॉम्प्लेक्स का हिंदी होता है सम्मिश्र, कॉम्प्लेक्स माने जटिल भी होता है। तो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर जो बनता है वही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिलने से जो बनेगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम है उसका। जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib के रूप में होता है। किसके रूप में, a + ib के रूप में होता है। a हुआ वास्तविक भाग, इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक भाग इसको बोलते हैं। a को वास्तविक भाग बोला जाता है, रियल पार्ट बोलते हैं इसे, रियल पार्ट बोला जाता है इसे। और ये जो b है, ये जो आप b देख रहे हैं, ये जो b है वो क्या है, काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग, इमेजिनरी पार्ट। मतलब आपने क्या देखा
कि कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस IB के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां a को बोलते हैं काल्पनिक भाग और b को बोलते हैं a को बोलते हैं वास्तविक भाग और b को बोलते हैं काल्पनिक भाग, और इन दोनों को मिलाने से यह जो संख्या तैयार हो रहा है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर से कुछ सवाल देखेंगे। पहले तो ये जान लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर को z से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? z से लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे लिखेंगे? z से लिखते हैं, और z से लिखेंगे, और z को सूचित किया जाता है a प्लस IB के रूप में, और a जो है वास्तविक भाग है, a जो है वास्तविक भाग बोलते हैं इसे, और जो b है उसे बोलते हैं काल्पनिक भाग बोलते हैं, काल्पनिक भाग बोलते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए कि एग्जाम्पल दिया जाए कि वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग को चुनना है तो कैसे होगा। जैसे दे दिया गया क्वेश्चन कि 3 प्लस 5 है, और कहा गया वास्तविक भाग कितना होगा, तो वास्तविक भाग जानने के लिए वास्तविक भाग बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो यह 3 जो है जिसमें i नहीं लगा है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें i नहीं लगा है वह वास्तविक भाग होता है, और जिसमें i लगा है उसके बगल वाला जो होता है वह काल्पनिक भाग होता है। तो वास्तविक भाग आ गया कितना? 3 आ गया, काल्पनिक भाग कितना आ गया? 5 आ गया। तो इस प्रकार से और देख लेते हैं, जैसे z बराबर -2 प्लस 4i दिया हुआ है, पूछा जाए कि वास्तविक भाग क्या है, वास्तविक भाग क्या है और काल्पनिक भाग क्या है। आप मेरे लिखने से पहले ही आप आंसर तैयार कर लिए होंगे। वास्तविक भाग क्या है इसका वास्तविक भाग है -2 है, काल्पनिक भाग क्या है भाई? काल्पनिक भाग 4 है। मतलब आपने क्या समझा? आपने समझा कि जिसमें i नहीं हो उसको हम बोलते हैं वास्तविक भाग, और जिसमें i लगा हो उसके बगल वाले को बोलते हैं काल्पनिक भाग। दैट्स क्लियर। आपने यह जान लिया कि वास्तविक भाग क्या है और काल्पनिक भाग क्या है। अब यहाँ से हम लोग को यह जानना है कि सम्मिश्र संख्या जो होता है उसका योज्य प्रतिलोम क्या है। योज्य प्रतिलोम मैं एकदम आसान तरीका में समझा रहा हूँ ताकि बिना किसी, देखो मैथ का मतलब यह नहीं है कि मैथ आप एक विचित्र तरीका से बनाएं, उसे 2-3 घंटा में सॉल्यूशन करें, खूब रच कर बनाएं, पूरा थ्योरी याद कर लें। मेरे अनुसार मैथ का मतलब यही है कि मैथ की भाषा आप समझ लें, आपको मैथ बनाने आएगा। आप मैथ का सूत्र याद कर लिए, मैथ बनाने आएगा कि नहीं शक है, लेकिन मैथ की भाषा जान गए आपको मैथ आएगा। तो चलिए हम लोग मैथ की भाषा से मैथ को पढ़ेंगे, हम लोग किसी सूत्र के आधार पर नहीं पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ से मान लीजिए क्वेश्चन में दे रहा हूँ कि जैसे z बराबर 3 प्लस 4i है, z मतलब सम्मिश्र संख्या। तो अब इस पूछा जाएगा सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करें। योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना होगा, बेहद ही आसान है। क्या करना होगा भाई? करना क्या होगा? तो वास्तविक भाग अगर माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, काल्पनिक भाग भी वही, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में। मतलब वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग के चिन्हों को अगर बदल दें तो हमें जो प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। जैसे एग्जाम्पल के आधार पर z बराबर 3 प्लस 4i है, तो अब इसका हम योज्य प्रतिलोम निकालें। योज्य प्रतिलोम अगर हम निकालना चाहते हैं तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा भाई? यहाँ 3 के आगे प्लस है तो यह हो जाएगा माइनस, यहाँ 4i के आगे क्या है? प्लस है, हो जाएगा माइनस। मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, क्या आ जाएगा? योज्य प्रतिलोम आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। z बराबर -3 प्लस 9i दिया हुआ है। योज्य प्रतिलोम अगर पूछा जाए योज्य प्रतिलोम इसका क्या होगा, तो योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है। यहाँ माइनस है तो हटा दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए। मतलब माइनस होगा तो प्लस और प्लस होगा तो माइनस। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसी को बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। क्लियर है? अब आपने समझा दो टाइप, पहले कि वास्तविक भाग निकालना, काल्पनिक भाग निकालना। दूसरा आप समझ रहे हैं कि हाँ योज्य प्रतिलोम कैसे ज्ञात किया जाए, योज्य प्रतिलोम होता क्या है। तो आपने देखा कि योज्य प्रतिलोम होता क्या है कि अगर चिन्ह बदल दीजिएगा, अगर चिन्ह बदल दीजिएगा तो वही आपका योज्य प्रतिलोम है। ऐसे योज्य प्रतिलोम का डिफाइन अगर हम करें तो कहा जाएगा कि सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम वह होता है जिस मान में दिए गए सम्मिश्र संख्या को अगर जोड़ें तो मान 0 आना चाहिए। जैसे यह सम्मिश्र संख्या है, इसका योज्य प्रतिलोम यह है, इसको अगर जोड़ें तो मान 0 आ जाए, समझिए कि हमारा योज्य प्रतिलोम सही है।
जैसे हम लोग छोटी क्लास में पढ़े होंगे, 8 क्लास की मैं बात बता रहा हूँ, 8 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 4 है, पूछता है योग प्रतिलोम क्या होगा, तो आप माइनस लगा देते हैं, -40 का योग प्रतिलोम हुआ। जैसे 2/3 आगे माइनस लगा हुआ है, पूछा जाए इसका योग प्रतिलोम क्या होगा, माइनस हटा देते थे, केवल 2/3 इसका क्या होगा, योग प्रतिलोम हुआ। मतलब ठीक वैसे ही देखो कहीं ना कहीं जो है पुराने क्लास का जो है बात हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। हम लोग 8 में सिर्फ पढ़े थे वास्तविक संख्या का योग प्रतिलोम, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं समिश्र संख्या का योग प्रतिलोम। अगर माइनस है तो हटा देंगे, नहीं है तो लगा देंगे। यह भाग वास्तविक भाग के पहले भी होगा और काल्पनिक भाग के पहले भी होगा। अब जानते हैं समिश्र संख्या का जोड़ते कैसे जोड़ेंगे समिश्र संख्या को एक साथ। देखिए एग्जाम्पल के आधार पर समिश्र संख्या का योग, समिश्र संख्या का योग के बारे में जान जाए कि समिश्र संख्या को जोड़ते कैसे। Z1 3 + 4i हो गया, Z2 5 + 3i हो गया। आपसे पूछा जाए Z1 जोड़ Z, आसान तरीका, बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक वैसे ही आसान तरीका है जैसे मैं बात बता रहा हूँ। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अगर देखो दो जगह पे समूह में रखा जाए, आम एक जगह और लीची एक जगह रखा जाए, और फिर आम और लीची लाया जाए, तो आम को आप आम के पास रखिएगा, लीची को जो है लीची के पास रखिएगा, तब जाकर जो है उसे सहूलियत होगी मापतोल करने में कि कितना केजी आम हुआ और कितना केजी आपका लीची हुआ। ठीक उसी प्रकार यह Z1 है, Z2 है, दोनों में वास्तविक और काल्पनिक भाग है। इसमें वास्तविक भाग आप देख सकते हैं कि 3 है, इसमें काल्पनिक भाग 4 है, इसमें वास्तविक भाग 5 है, इसमें काल्पनिक भाग 3 है। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो वास्तविक में वास्तविक को जोड़ेंगे और काल्पनिक में काल्पनिक को जोड़ेंगे। यह 3 हुआ या 5 हुआ, मिलकर कितना हो गया, 8 हो गया। यह 4 आई और यह 3 आई, कितना हो गया, 7 आई। दैट्स क्लियर। यह आपका योग, आप इस योग निकाल लिए, मतलब दोनों का योगफल निकाल लिए। मतलब योगफल निकालने के लिए आपको कोई अलग से जो है मंत्र याद करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर योगफल निकालना है तो वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या को जोड़िए और काल्पनिक संख्या को काल्पनिक संख्या में जोड़िए। एक और देखते हैं, ये Z1 और माइनस वाला थोड़ा देख लेते हैं। ये तो कहिएगा सर यूट्यूब पर बढ़िया बात है, छोटा क्वेश्चन बता रहे हैं और ऐसे तो बहुत भारी है। कुछ भारी नहीं है, जोड़ घटाव क्लियर है, कुछ दिक्कत नहीं होगा, मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है। देखो यहाँ अगर हम बात करते हैं, अगर ऐसे दे दिया जाए और Z1 और Z2 का मान कहा जाए, कहाँ भारी है, यह वास्तविक भाग कितना हो गया, -3 हो गया। मुझसे पहले आप बताइए कि इसमें वास्तविक भाग कितना हो गया, 5 हो गया। तो फिर यह 5 और यह -3, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो 5 में से 3 गया तो 2 हो गया। और यहाँ देखिए 8 आई है और यहाँ -4 है, आई है, क्या कीजिएगा, जोड़िएगा तो 8 में से 4 गया तो कितना हो गया भाई, प्लस में 4। यही आपका आंसर हो गया। तो आपने क्या देखा, आपने देखा योग प्रतिलोम को, आपने देखा कि वास्तविक भाग को देखा, काल्पनिक भाग को देखा, और अभी आपने देखा कि समिश्र संख्या को एक साथ कैसे जोड़ा जाता है। अब देखेंगे समिश्र संख्या का घटाव क्या है। ठीक वैसे ही घटाव क्या, वैसे ही कुछ नहीं। जैसे समिश्र संख्या का घटाव देख लेते हैं। समिश्र संख्या का अंतर या फिर घटाव। समिश्र संख्या का अंतर या घटाव देखें तो यहाँ देखिए Z1 बराबर हो जाएगा 3 + 4i, Z2 बराबर हो जाएगा 5 + 2i। अगर पूछा जाए Z1 घटाव Z2, क्या कीजिएगा, Z1 घटाव Z2 पूछा जाए तो Z1 का मान लिख दो माइनस, फिर Z2 का मान यहाँ लिख दो, कैलकुलेट कर दो। 3 प्लस ये हो जाएगा 4i, या 5 है, माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस। अब देखो यार, देख लो, यह Z1 - Z2 निकाल रहे हो ना, तो Z1 का मान घटाओ Z2 का मान, ये 3 + 4i -5 -2i, 3 में से 5 गया तो -2, 4 में से 2 जाएगा तो 2i, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, Z1 और Z2 का मान बिठा दिया, बीच में माइनस का चिन्ह, कैलकुलेशन कर दिया, ये आपका आंसर हो गया है। क्लियर है? इसमें कोई शक नहीं। मैं दे रहा हूँ, जो आप बना लीजिएगा घर से, अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इसको दे रहा हूँ बनाने के लिए। एक सवाल हुआ, दोनों निकालना है, Z1 जोड़ Z2 का मान, Z1 घटाओ Z2 का मान निकालना है। फिर वैसे ही दूसरा सवाल देख लेते हैं। Z1 बराबर -8 + 7i, Z2 बराबर -6 - 5i। Z1 और Z2 दोनों निकालना है, प्लस भी और माइनस भी निकालना है।
मुझे आशा है कि आप निकाल लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। जोड़ना है तो वास्तविक में वास्तविक को जोड़िए और काल्पनिक को काल्पनिक में जोड़िए। फिर उसी प्रकार से अंतर निकालना है। तो जैसे मैंने बताया कि वास्तविक काल्पनिक इसमें नहीं करना है। ये पहले Z1 लिखिए, Z2 लिखिए और बीच में माइनस दीजिए और फिर कैलकुलेशन कर लीजिए, यह हो जाएगा आपका। एक चलते हैं आज के टाइप में कि गुना कैसे करें, कॉम्प्लेक्स नंबर का गुना कैसे करें। तो आज जोड़ घटाव गुना कर लेंगे, फिर तुरंत अगले वीडियो में, अगले दिन के वीडियो में भाग देखेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चंस देखेंगे कैसे उसको सॉल्यूशन करेंगे। चलिए अब हम बात को आगे बढ़ाएं और चलते हैं बिना विलंब किए। वीडियोस में इतना बड़ा नहीं बनाऊंगा कि आप बोरिंग महसूस करने लगे। वीडियो छोटा होगा, कॉम्पैक्ट होगा, लेकिन वह जानकारियों से भरा होगा। आप उसे लगातार अगर वॉच कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है कि आपका प्रॉब्लम आप कहीं भी पढ़ते हो, ऑफलाइन भी पढ़ते हो, तो आपको फुल्ली सपोर्ट मिलने वाला है इस ऑनलाइन क्लास से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ गुना कैसे किया जाए। गुना कैसे किया जाए तो Z1 बराबर दिया है, मान लीजिए इतना, Z2 का मान 2 + 2y दिया है। पूछा जाए Z1 × Z2 का मान क्या होगा, तो Z1 × Z2 का मान, Z1 है यह Z2 है, दोनों को गुना कीजिए। आप पहले से भी जानते हो 3 में 2 से पहले 3 से 100 में गुना करेंगे, 3 में 2 से तो 6, इस 3 में 2y से तो कितना 6y हो जाएगा। पहले 3 से 100 में गुना, 3 में 2 से तो 6, 3 में 2y से तो 6y। अब देखिए 4i में 2 से गुना, 4 दूना 8i, और यह देखिए 2 दूना 4 है, 4 दूना 8i है, लेकिन यहाँ देखिए i और i मिलकर क्या हो गया, i² हो गया। आइए फिर से एक बार देखते हैं, यह 3 दूना 6, यह 3 में 2i से तो 6y, यह 4i में 2 से तो 8i, यह 4 दूना 8, i में i से तो i²। क्लियर करते हैं, 6 + ये 8i और ये 6i और 8i मिलकर कितना 14i। और एक मैं बात यहाँ बता दूं, ऐसे मैं अब बतलाने वाला हूँ i के पावर्स के बारे में, i के घात के बारे में, लेकिन फिलहाल में आपको दिमाग रखना होगा कि i² का मान होता है -1। 6 + 14i - 8 हो जाएगा, 6 में से 8 हो जाएगा तो -2 और प्लस में 14i। इस प्रकार से आप समिश्र संख्या का गुणनफल भी सीख लिए हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार की समिश्र संख्या को बनाने के लिए ऐसे ही लिखेंगे, गुना करने के लिए पहला से सब में गुना, दूसरा में सबसे गुना, कैलकुलेशन वो कर लेंगे। और आपने जो सीखा उसको रिवीजन कीजिए। आपके पास जो भी बुक है, के.सी. सिन्हा, NCERT, किसी भी बुक से बनाइएगा, आपसे बनेगा। जो सवाल नहीं बनेगा मैं उसे देखकर, क्वेश्चन देखकर कि कौन सा क्वेश्चन टफ है, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल एक बार सब्सक्राइब करके देखिए और एक बार हमसे जुड़ कर देखिए, फिर देखिए कि आपका स्टडी किस प्रकार से इम्प्रूव करता है। क्योंकि हम लोग जो है एक साथ जुड़कर और पढ़ाई को और भी मजबूत करेंगे और ये लगातार क्लास आपके YouTube चैनल पर आता रहेगा। और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए दीजिए अनुमति।